नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे चल रहे शराब के ठेकों को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद आबकारी विभाग ने इन ठेकों को हटवाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कड़ी के अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा इन ठेकों को चिन्हित कर सूची जारी की गई है, जिससे ठेका संचालकों में हड़कंप की स्थिति बनी है। 2 सप्ताह पूर्व हाईकोर्ट द्वारा हाईवे के 500 मीटर के दायरे में चल रहे सभी ठेकों को हटाने के आदेश देने के साथ कहा गया था कि सरकार ने म्यूनिसिपल एरिया की आड़ में हाईवे को लेकर फ्रेंडली कॉरिडोर बना दिया है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चाहे ये ठेके नगर पालिका या शहरी सीमा में ही क्यों न आते हों, अगर ये हाईवे पर हैं तो इन्हें हटाना ही होगा। यह फैसला प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों और ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों को देखते हुए दिया गया है। प्रदेश में कुल 7,665 शराब की दुकानों में से 1102 दुकानें नेशनल और स्टेट हाईवे पर हैं। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में देरी के कारण अब लगभग 21 जिला परिषदों और 222 पंचायत समितियों की बागडोर जनप्रतिनिधियों से छीनकर प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप दी गई हैं। इन संस्थाओं का कार्यकाल मंगलवार को पूरा हो गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिला परिषदों में जिला कलेक्टर और पंचायत समितियों में उपखंड अधिकारी प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ये अधिकारी नई ग्रामीण सरकार के गठन तक सभी प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय लेंगे। विभाग के अनुसार अधिकांश संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने के कारण यह कदम उठाया गया है। शेष 12 जिला परिषदों और 130 पंचायत समितियों का कार्यकाल वर्ष 2026 में सितंबर से दिसंबर के बीच पूरा होगा, जिसके बाद वहां भी प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। जयपुर के कालवाड़ रोड बाईपास पर सुल्तान गार्डन के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 ममेरे भाइयों मोहित 25 वर्षीय ओझा और 39 वर्षीय प्रमोद कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। रोड महल गार्डन के सामने तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों ने दम तोड़ दिया। मृतक मोहित और प्रमोद पीओपी का काम करने के लिए घर से निकले थे। दोनों अपने अपने परिवार के मुख्य कमाने वाले थे। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने गोकुलपुरा फाटक के पास से ट्रेलर जब्त कर लिया है। मोहित के पिता की रिपोर्ट पर करधनी पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फलौदी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश चक्रवर्ती सिंह महेचा ने 10 साल पुराने दहेज प्रताड़ना और मौत के लिए उकसाने के मामले में मोटाराम पुत्र बिंजाराम को 7 साल के कठोर कारावास और 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। उसे आईपीसी की धारा 498A के तहत भी 2 साल के कठोर कारावास और 500 का जुर्माना सुनाया गया है। यह घटना 7 अक्टूबर 2015 को दर्ज हुई थी। मोटाराम पर आरोप था कि वह अपनी पत्नी देवी को शादी के बाद से ही कम दहेज लाने के लिए परेशान करता था और बेटी को जन्म देने पर भी ताने मारकर मारपीट करता था, जिसके चलते देवी की मौत हो गई थी। कोर्ट ने मोटाराम को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। सरकार की ओर से लोक अभियोजक विजय कुमार ओझा ने पैरवी की। भरतपुर पुलिस ने देश भर से लाखों निवेशकों को जल्दी और मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 3500 करोड़ से अधिक का चूना लगाने वाली हाई प्रोफाइल एक्सपीओ कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने इस वित्तीय अपराध के 5 प्रमुख लीडरों को भगौड़ा घोषित करते हुए उन पर 10 से 12 हजार तक का नगद इनाम घोषित किया है। इन 5 भगौड़ों में से 4 आरोपी अकेले झुंझुनू से हैं, जिनमें पूर्व सरपंच व बीजेपी एससी मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बरबड़, विजय मौर्य, सुरेंद्र सैनी और ईश्वर वर्मा शामिल हैं। भरतपुर में कार्रवाई तेज होते ही झुंझुनू जिले के करीब 30 युवक फरार हो गए थे, जिनमें से 15 के दुबई में होने की आशंका है। एक्सपीओ नेटवर्क ने फॉरेक्स और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के नाम पर 15 से 20% मासिक रिटर्न का लालच देकर लोगों को फंसाया था। झुंझुनू जिले के करीब 10,000 निवेशकों से 200 करोड़ से अधिक की ठगी की गई है। हरियाणा के फरीदाबाद के धौस थाने में रिश्वतखोरी मामले में डीसीपी मुख्यालय अभिषेक जोरवाल ने सख्त कार्रवाई करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए सब इंस्पेक्टर सुमित कुमार को बर्खास्त कर दिया है, जबकि तत्कालीन थाना प्रभारी नरेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। कुरुक्षेत्र निवासी एक कंपनी मालिक मनोज कुमार ने शिकायत की थी कि कंपनी के कर्मचारी की
गिरफ्तारी का डर दिखाकर थाना प्रभारी नरेश कुमार ने उनसे 15 लाख की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित को इसके लिए अपना प्लॉट बेचना पड़ा और पत्नी के गहने गिरवी रखने पड़े। एसीबी टीम ने एसआई सुमित कुमार को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तत्कालीन थाना प्रभारी नरेश कुमार पर सत्ता पक्ष के नेताओं का करीबी बताकर लोगों पर धौंस जमाने के आरोप थे, जिसके खिलाफ कई सरपंचों ने शिकायत भी की थी। अजमेर जिले में पुलिस की गाड़ी के ड्राइवर को बदमाशों ने पहले पीटा, फिर सीने पर गोली मार दी। गंभीर हालत में अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। जिस समय वारदात हुई उस समय पुलिस की गाड़ी में ड्राइवर के अलावा कोई और नहीं था। मामला ब्यावर के विजयनगर इलाके का है। थाना प्रभारी करण सिंह ने बताया कि थाने से 2 किलोमीटर दूर वारदात हुई है। अलग अलग टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश की जा रही है। एक आरोपी की पहचान बरल ब्यावर के रहने वाले सुरेंद्र के रूप में हुई है। विजयनगर निवासी 31 वर्षीय सीताराम गुर्जर ने रिपोर्ट की कि वह 2 साल से विजयनगर थाने में गाड़ी नंबर 112 में ड्राइवर के पद पर तैनात है। विजयनगर थाने के डीओ गोपीराम को रूम पर छोड़कर थाने जा रहा था। बरल रोड पर 2 व्यक्ति बैठे थे। शक होने पर उनसे पूछताछ कर दस्तावेज मांगे तो युवकों ने हमला कर गंभीर घायल कर दिया और फायरिंग कर दी। सीबीएसई ने आगरा के एक संगठन सीबीएसई बोर्ड स्कूल गेम्स वेलफेयर सोसाइटी को फेक बताते हुए फिर से नोटिफिकेशन जारी किया है। सीबीएसई ने नोटिफिकेशन में लिखा है कि ये संगठन बोर्ड से संबंधित नहीं है और स्कूल इससे सावधान रहें। सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता की ओर से जारी आदेश में बताया कि फर्म, सोसाइटी और चिट्स रजिस्ट्रार आगरा ने 5 दिसंबर 2025 के आदेश द्वारा सीबीएसई बोर्ड स्कूल गेम्स वेलफेयर सोसाइटी आगरा नामक संस्था का पंजीकरण रद्द कर दिया है। सोसाइटी द्वारा बोर्ड की सहमति के बिना सीबीएसई नाम के अनाधिकृत और भ्रामक उपयोग किया गया, इसलिए सीबीएसई के अंदर आने वाले सभी स्कूलों को सूचित किया जाता है कि सीबीएसई का इस सोसाइटी से कोई संबद्धता, समर्थन या संबंध नहीं है। इस संस्था द्वारा किए गए किसी भी संचार, गतिविधि या दावे को अवैध और अमान्य माना जाए। जयपुर जिले के दूदू में पेयजल परियोजनाओं के रखरखाव में 3 करोड़ से अधिक के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जलदाय विभाग की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि दूदू के हटाए गए अधिशासी अभियंता जितेंद्र शर्मा और कार्यरत फर्म विष्णु प्रकाश पुंगलिया की मिलीभगत से बिना काम किए करोड़ों रुपए का भुगतान उठा लिया गया। फर्म ने 71 गांवों के रखरखाव के लिए विभाग को दिए गए बिलों में 35 कर्मचारी बताए, जबकि जांच के दौरान नरैना पंप हाउस पर केवल 1 कर्मी मौके पर मिला। फर्म ने इसी आधार पर 25 महीनों में 92 लाख का भुगतान प्राप्त कर लिया। सहायक अभियंता धारा सिंह की रिपोर्ट के बाद यह गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद अधिशासी अभियंता जितेंद्र शर्मा को एपीओ कर दिया। शर्मा पर पहले भी 8 चार्जशीट और कांग्रेस सरकार के दौरान एसीबी ट्रैप होने के बावजूद उन्हें फील्ड पोस्टिंग मिलने पर विभाग में सवाल उठ रहे हैं। कोटा मादक पदार्थ तस्करी के करीब 5 साल पुराने मामले में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट ने 3 आरोपियों क्लियर हुसैन, जफरुद्दीन और शाहिद हुसैन को 10-10 साल के कारावास व 1-1 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। तीनों आरोपी कैथून थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनकी कार से 21 किलो गांजा बरामद किया था। आरोपी ये नशे की खेप चित्तौड़ सप्लाई के लिए ले जा रहे थे। विशेष लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भया ने बताया कि घटना 18 जनवरी 2020 की है। कुन्हाड़ी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कोटा नंबर की एक स्विफ्ट कार को रुकवाया। कार में 3 लोग बैठे थे। पूछताछ में उन्होंने चित्तौड़ जाना बताया। कार की तलाशी में पीछे की सीट पर काले रंग का बैग था, जिसमें 21 किलो गांजा रखा था। पूछताछ में आरोपी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिस पर तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। सवाईमाधोपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने शादी की बारात में हुए झगड़े के दौरान एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में 2 फरार आरोपियों को टोंक से गिरफ्तार किया है। 30 नवंबर को सवाईमाधोपुर के निमली रोड पर देवली टोंक से आई एक बारात में सीट पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने मनोज रैगर पर हमला कर दिया। इलाज के दौरान मनोज रैगर की जयपुर में मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य व्यक्ति रवि घायल हो गया था। घटना के बाद फरार हुए आरोपी दीपक बैरवा और मनोज मीणा को पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद टोंक बस स्टैंड और देवली से गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मदन लाल ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है।